गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जैसे कि मैंने कल वीडियो में जो बताया आपको, वो था प्रियम्बल की बेसिक आइडिया थी, जिसमें हम प्रियम्बल को कैसे पढ़ते हैं, क्या क्या उसमें कौन कौन सी बातें जो बहुत ज़रूरी है जानना। अभी इस वीडियो में हम बहुत शॉर्ट में, बहुत कम समय में कुछ एमसीक्यूज़ की बात करेंगे, ताकि हम यह बात समझ में आए कि जो चीज़ हमने पढ़ा क्या उसको हम सॉल्व कर पाते हैं। ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है, अगर आप 11th-12th के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी, अगर आप कोई किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। पहला जो क्वेश्चन है वो कंसेप्चुअल और एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन होगा। उसमें हम समझते हैं प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया टू बी फेडरल। अगर फेडरल की बात हो रही है, मतलब प्रियम्बल में ऐसा कुछ वर्ड नहीं लिया हुआ है, तो इसका मतलब है ये ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक। देखिए ये सब तो अच्छा है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी, लेकिन यूनियन ऑफ स्टेट नहीं है, तो ऑप्शन बी भी रॉन्ग है। सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये सही ऑप्शन हो सकता है। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, सोवरेन डेमोक्रेटिक फेडरल रिपब्लिक। नहीं, यहाँ ये नहीं है, रिपब्लिक है, तो इसके मतलब ऑप्शन फोर, ऑप्शन सी जो है हमारा, वो क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, सेकेंड देखते हैं, ये आप हिंदी में आप पढ़ लीजिएगा। संविधान की प्रस्तावना भारत को घोषित करती है संघीय समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य राज्यों का संघ। तो ऑप्शन यहाँ पर चेक करते हैं। द टर्म सोशलिस्ट इन द preamble implies state ownership of property, mixed economy with focus on distributed justice, complete abolition of private sector, communist system of governance। अब जो सोशलिस्ट है, सोशलिस्ट का मतलब ये हो गया कि दो बातें हमें समझने की ज़रूरत होती है। जब भी आप कभी ह्यूमैनिटी जैसे सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, ठीक है, अगर आप ह्यूमैनिटी जैसे सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको एब्सोल्यूट जैसी कोई चीज़ नहीं समझ में आती है। मतलब कि जैसे अगर मैं बात करूँ, या तो एब्सोल्यूट होगा नहीं, या तो होगा यस, ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम इन दोनों के बीच की कंडीशंस को समझते हैं, जिसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो हमेशा जो है फंक्शन प्रोबेबिलिटी पे काम करते हैं। जैसे कि अब यहाँ लिख रहा है कंप्लीट एबोल्यूशन। अब ये जो कंप्लीट वर्ड है ना, ये थोड़ा डाउटेबल वर्ड है, इसीलिए ऐसे जहाँ आपको कुछ मतलब एब्सोल्यूट आंसर्स मिले हैं, या तो कंप्लीटली नो या कंप्लीटली यस, वैसे ऑप्शंस को हमेशा आप रॉन्ग कर देंगे, यूजुअली 95% केस में। कम्युनिस्ट सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, देखिए ऐसा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि समाजवादी और साम्यवादी दो अलग अलग मामले होते हैं। अगर आप समझें कि सोशलिस्ट क्या है, ये सोशलिस्ट जो है ये थोड़ा लिबरल नेचर का है, ठीक है, लेकिन जो कम्युनिज्म है या कम्युनिस्ट विचारधारा है वो कैसी है? ये थोड़ी सी रेडिकल है, मतलब ये थोड़ा सा रिजिड समझ लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा रिजिडिटी है यहाँ पे। ठीक है, तो वैसी चीज़ों को भी आप स्किप कर देंगे। तो ऑप्शन क्या होगा सही मेरे हिसाब से? वो होगा स्टेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में राज्य का संपत्ति पर स्वामित्व होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था जिससे वर्णात्मक न्याय पर जोर हो, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन ए जो है वो सबसे सटीक ऑप्शन है, क्योंकि ध्यान ये रखना होगा कि सोशलिस्ट का मतलब होता है वैसा वाला सोशलिस्ट नहीं, साम्यवाद वाला जो रसिया और चाइना में है, ऐसा नहीं। सोशलिस्ट का मतलब हो गया, जो हमने अपने सेंस में इस्तेमाल किया है, कि हम मिक्स्ड इकोनॉमी पे जोर देंगे, लेकिन ध्यान ये रखेंगे कि हम डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस हो, मतलब कि जो विवरणात्मक न्याय हो, मतलब कि अगर किसी के पास में बहुत ज़्यादा वेल्थ है तो हम उससे वेल्थ लेकर हम दूसरे लोगों को दे देंगे, और साथ में हम यह बात को भी इंश्योर करेंगे कि अगर किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी है तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को हम पर्सनल प्रॉपर्टी ही रहने देंगे। तो कुल मिला के अगर मैं समझूं तो मिक्स्ड इकोनॉमी विथ फोकस ऑन डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, ये सही आंसर होना चाहिए। उसके बाद में आता है थर्ड आंसर है, थर्ड क्वेश्चन है, सेक्युलरिज्म इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट मीन्स कंप्लीट सेपरेशन ऑफ रिलीजन। पहला ऑप्शन है कंप्लीट सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। अब देखिए मैंने अभी बताया आपको कि ये जो कंप्लीट वर्ड आ रहा है, इससे भी आपको सेंस क्या लग रहा है कि या तो ये एब्सोल्यूट सही आंसर है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी कोई चीज़ एब्सोल्यूट आपको दिखाई देती है क्वेश्चन में, आप उसको हमेशा डाउट की तरह लेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे कि सिर्फ एब्सोल्यूट चीज़ों को देख कर ही क्वेश्चन मार्क करके निकल जाएंगे, ऐसा भी मिस्टेक आपको नहीं करना है। सेकेंड ऑप्शन क्या है? इक्वल रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन टू ऑल रिलीजन्स बाय द स्टेट।
वेरी गुड। स्टेट रिलीजन इज हिंदुइज्म, रिलीजन इज बैंड इन पब्लिक लाइफ। अब देखना, ध्यान से सुनना। अब जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या है, हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझ रहे हैं, तो ध्यान ये रखना होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट का मतलब हो गया कि हम भारत के परिवेश में लोगों को समझ रहे हैं, भारत के परिवेश में भारत के संविधान को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस लिहाज से भी जो कंप्लीट सेपरेशन होगा ये सही आंसर नहीं हो सकता। क्यों? अगर ऐसी कोई बात है तो फिर हमारे जो रियलिटी में हम जो चीज़ें देखते हैं वो फिर वो गलत दिखती हैं। इसीलिए सेक्युलरिज्म का मतलब हमने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में लिया है। पॉजिटिव का मतलब हो गया कि हमने कुछ कुछ ऐसा समझा है कि जो भी सेक्युलरिज्म की बात कह रहे हैं या कर रहे हैं, उसमें मामला ये होगा कि हम सेपरेशन को तरजीह नहीं देंगे, सेपरेशन को तवज्जो नहीं देंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, हम इक्वल रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन को बाय टू ऑल रिलीजन्स बाय द स्टेट, हम इस पर फोकस करेंगे। स्टेट किसी एक रिलीजन को एक्स्ट्रा वेटेज नहीं दे सकता। तो ऑप्शन क्या होगा, ये सही होगा। और हिंदुइज्म भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है। ठीक है। क्वेश्चन 4, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द प्रेम्बल, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं है। अब ध्यान ये रखना होगा, आपको इस शब्द पे फोकस करना है, स्पष्ट, मतलब कि एक्सप्लिसिटली नॉट मेंशन, मतलब वो स्पष्ट रूप से मेंशन नहीं है। ठीक है, हम देखते हैं क्या मेंशन नहीं है। देखिए, जब आप पहला ऑप्शन को पढ़ेंगे न्याय, दैट इज सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, ये बिल्कुल मेंशन है। ठीक है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यह भी मेंशन हमें दिखाई देती है। डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअलिज्म, ये वर्ड आपको ऐसा कुछ सेंस नहीं समझ में आएगा। तो इंटीग्रिटी ऑफ नेशन ये भी है। तो जो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, अवसर की समानता, आपने देखा होगा अवसर की समानता भी एक शब्द वहां पर मेंशन है। तो जो व्यक्ति की गरिमा है, यह भाव भी हम नहीं दिखाई देता है। तो ऑप्शन क्या होगा, हमेशा ध्यान देना कि ऑप्शन में अगर नॉट पूछा है तो नॉट पे फोकस करेंगे, यस पे नहीं। तो ऑप्शन नहीं मतलब क्या नहीं है, तो ऑप्शन सी नहीं है। अंडरस्टैंड? ठीक है। द आइडिया ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल इज borrowed फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान क्या रखना है हमको कि द आइडिया ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इज द प्रीएम्बल इज borrowed फ्रॉम, कहाँ से हमने लिया है लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, तो वो हमने लिया है फ्रेंच के कॉन्स्टिट्यूशन से। फ्रेंच रिवोल्यूशन के कास में ये बातें हमने यहाँ पर देखी थी, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, ये सब हमने यहाँ से फ्रेंच के रिवोल्यूशन से हमने रिसीव किया है। आई बात समझ में? होपफुली आप समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं। इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट होल्ड द प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, किस मामले में उसने कहा सुप्रीम कोर्ट ने? तो अगर आपको ध्यान होगा तो हमने कल आपको बताया भी कि सुप्रीम कोर्ट को पहले क्या लग रहा है कि यह जो बेरूबारी वाली केस है उसमें इसने कहा कि नहीं है पार्ट। ठीक है, गोलकनाथ में भी इसने ऑलमोस्ट कहा, लेकिन इसने कहा कि केशवनंद भारती का जो केस था इसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से बात को कहा कि यह जो है प्रीएम्बल का पार्ट है। अंडरस्टैंड? होल्ड किया ना, कोर्ट होल्ड द दैट द प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एक सेकेंड, मुझे एक डाउट आ रहा है, मैं एक सेकेंड आपको आता हूँ। ठीक है, क्लियर आंसर सही है, आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। द टर्म सोशलिस्ट इन द प्रीएम्बल इम्प्लाइज स्टेट ओनरशिप, ये भी एक सेकेंड शुरू से हो गया क्या? एक सेकेंड, ठीक है। सोशलिस्ट सेक्युलर वेयर एडेड टू द प्रीएम्बल, द वर्ड्स कहाँ कब ऐड हुए थे? हमने कल वाले नोट्स में देखा भी था, 42nd अमेंडमेंट 1970
6। इस समय पीएम कौन थी देश की? तो श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, बाकी ये सब नहीं, इसमें कुछ और ऐड किया जाएगा। आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका 21A में यहाँ पर आपके एजुकेशन के लिए राइट टू एजुकेशन को अमेंडमेंट किया जाएगा, और 44 इसमें कुछ कुछ चीज़ें ऐड की जाएंगी, जैसे आपका इमरजेंसी के प्रोविजंस को ऐड किया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बताएंगे आगे, बताएंगे सब। Which of the following best explain republic in the preamble of रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट, ये सबसे बेहतर ऑप्शन होता है, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर से रिपब्लिक की सेंस नहीं आती। रिपब्लिक का मतलब होता है गणराज्य। तो जो गणराज्य होंगे मतलब कि जो गण होगा, लोगों से मिलकर जो गण बनेगा, और उसके जो मुखिया होंगे वह होंगे लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि। तो इस प्रकार से हमारा जो डेमोक्रेटिक होना एक सेंस होता है, लेकिन रिपब्लिक होना डेमोक्रेसी से थोड़ा सा अलग मामला है। तो रिपब्लिक है हम, हमारे जो इलेक्टेड हेड होते हैं वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, वो इलेक्टेड होते हैं। ठीक है, ये सब जो बात है ना आपको, शक्तियों का विभाजन, न्यायिक स्वतंत्रता, ये सब दूसरी चीजें हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? अब आपको समझना होगा, ध्यान ये रखना होगा कि मैच कौन सी करेक्टली कर रही है, ये ध्यान देना ना। सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, जस्टिस, लिबर्टी, थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, इक्वालिटी, अपॉर्चुनिटी एंड स्टेटस, फ्रेटर्निटी, दैट इज सेक्युलरिज्म। अब यहाँ शायद ऑप्शन में आएगा आपका आंसर ABCD। अब ध्यान ये रखना होगा कि फ्रेटर्निटी का मतलब सेक्युलरिज्म तो बिल्कुल नहीं होगा। तो जहां जहां भी ऑप्शन 4 है आप उसको कट कर देंगे। कैसे 4 करेंगे, ध्यान देना। ऑप्शन 4 यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब ऑप्शन आ रहा है 1 2 3 या 1 3। अब चेक करते हैं 1 और 3 को कोई ऑप्शन कॉलम सही है। 1 and 2, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, यह भी प्रियम्बल में हमने देखा है, और हमने यह भी देखा है इक्वालिटी एंड अपॉर्चुनिटी एंड स्टेटस। तो 1 और 3 तो नहीं, मतलब कि सिर्फ 3 की बात नहीं है, लेकिन 2 को स्किप नहीं कर सकते। तो ऑप्शन क्या होगा, सबसे बेहतर ऑप्शन होगा 1 2 3, 4 ऑप्शन नहीं होंगे। इसी तरीके से क्या आएगा आपका आंसर? आंसर आएगा ए। ठीक है, अब ये ध्यान देना, अगला कुछ कुछ सवाल आएंगे जो थोड़े से अच्छे किस्म के सवाल हैं। अब ये ध्यान रखना है, प्रियम्बल सर्व्स as source of substantive power of government, a key of the constitution's philosophy, a legally enforceable part of the constitution, a temporary provisions। बिल्कुल सही। देखिए पहली बात, ये टेम्पररी प्रोविजन नहीं है, एक परमानेंट नेचर का एक डॉक्यूमेंट है। दूसरा चीज, ये इन्फोर्सेबल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है। आप प्रियम्बल को जाकर आप इन्फोर्स नहीं करा सकते, मतलब कि आप ये नहीं कह सकते कोर्ट से कि देखो प्रियम्बल में लिखा हुआ है जस्टिस, तो हम मुझे जस्टिस क्यों नहीं मिला, क्योंकि जस्टिस को अलग तरीके से समझा जाएगा और तब उसके बाद में आपको जस्टिस दी जाएगी। मेरी बात समझ, होपफुली आप समझ पा रहे होंगे। तो 2 ऑप्शंस तो सी तो बिल्कुल नहीं होंगे। अब ऑप्शन क्या बच रहा है, सोर्स ऑफ सब्सटेंसिव पावर ऑफ द गवर्नमेंट। अब ये ध्यान रखना होगा कि वास्तविक शक्तियों का स्रोत सरकार की क्या यही है, या की टू कॉन्स्टिट्यूशंस फिलॉसफी। तो मुझे लगता है कि सोर्स ऑफ सब्सटेंसिव पावर भी नहीं है, क्योंकि प्रियम्बल से जब प्रियम्बल को इन्फोर्स करा ही नहीं सकते हम, तो जब हम उसको फिर कैसे कह सकते हैं सब्सटेंसिव पावर है। मतलब कि जो सरकार की शक्ति मिलती है वो प्रियम्बल से नहीं बल्कि संविधान के भीतर से मिलती है, तो ये भी ठीक नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन ही बचता है हमारा, की टू कॉन्स्टिट्यूशंस फिलॉसफी। कुल मिला के संविधान के जो दर्शन की है बिंदु मात्र है। होपफुली आप समझ पा रहे होंगे। अब आते हैं हम लोग कुछ कुछ असर्शन और रीजंस पे हम बात करते हैं कि असर्शन और रीजन के क्वेश्चंस कैसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। ध्यान रखना, लिखा हुआ है असर्शन, द प्रियम्बल इज नॉट अ सोर्स ऑफ पावर फॉर द लेजिस्लेचर। मतलब क्या हुआ कि प्रियम्बल जो है इज नॉट अ सोर्स ऑफ पावर फॉर द लेजिस्लेचर, द प्रियम्बल इज नॉट जस्टिसिएबल इन नेचर। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए 2 बातें समझना होगा कि प्रियम्बल इज नॉट अ सोर्स ऑफ पावर फॉर द लेजिस्लेचर। ये बात मुझे थोड़ी सी अटपटी लग रही है। रीजन क्या है मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को, मतलब प्रियम्बल को अगर हम मान लीजिए क्या कहते हैं संविधान का भाग है,
एज पर द जजमेंट ऑफ केशवानंद भारती प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और हम ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन से पावर हमको रिसीव होती है, तो आपको अब हो सकता है आपको मन में डाउट हो कि फिर तो ये बिल्कुल ठीक बात है, इज नॉट अ सोर्स ऑफ पावर, मतलब पावर क्यों नहीं है सोर्स भाई, जबकि होना चाहिए। एक सेकेंड, फिर से आ गया क्या? ठीक है, तो उस तरीके से आप सोच सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि जो लेजिस्लेचर है उसको पावर, उसको लॉज बनाने की जो पावर है वो डायरेक्ट प्रियम्बल से नहीं बल्कि बाकी आर्टिकल से मिलती है। हमने फिर कहा कि प्रियम्बल जो है उसमें अमेंडमेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि हम जो बेसिक फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उसमें कभी कुछ कुछ चेंजेस हो सकें। तो मान लीजिए अगर संविधान के भीतर आपने कुछ बदलाव किया तो उसकी मतलब फिलॉसफी डिस्टर्ब हुई या फिलॉसफी चेंज हो गई। तो जब फिलॉसफी चेंज हो जाएगी तो आप प्रियम्बल में भी चेंजेस ले आएंगे, लेकिन प्रियम्बल में चेंजेस से पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाएगा ऐसा भी नहीं है। तो कुल मिला के ये जो एर्ससन कहना चाह रहा है कि पहली बात ये समझना होगा कि लेजिस्लेचर को जो पावर मिलती है वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है, ना कि सिर्फ प्रियम्बल से। दूसरी चीज कि प्रियम्बल चूंकि नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर है, मतलब आप उसको अप्लाई नहीं समझ सकते। जब समझ ही नहीं सकते इसका मतलब तो यही हुआ कि जब आप उस पर लॉज नहीं बना सकते तो आप उसको इन्फोर्स कैसे करा सकते हैं। तो उस नेचर में भी अगर आप देखें तो ये दोनों आंसर बिल्कुल सही लगते हैं मुझे। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन आर के लिए बिल्कुल रीजन भी है, तो बिल्कुल ठीक बात है कि ऑप्शन ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द राइट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखें, assertion a preamble is considered as a part of basic structure of the constitution. It can be amended only without altering its basic features. It can be amended only without altering its basic features. बिल्कुल ठीक बात है। अब ध्यान ये रखना होगा कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप, कि ये ठीक बात है, असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। क्यों? क्योंकि जब हमने जब आपने पढ़ा होगा क्या कहते हैं केशवानंद भारती का केस आपने पढ़ा होगा, तो उस केस में भी ये बात हमने कही थी कि जो प्रियम्बल है वो एक एज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर्स तो है, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर की जो डेफिनेशन है वो केशवानंद भारती के केस से सामने आती है। इट कैन बी अमेंडेड ओनली विदाउट अल्टरिंग इट्स बेसिक फीचर्स, ये तभी अमेंडमेंट हो सकता है तभी इसके बेसिक फीचर्स को डिस्टर्ब ना करे। तो ये बात सही भी है, हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट बिल्कुल कर सकते हैं, हम प्रियम्बल में भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना होगा कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, जो टाइम टू टाइम जो सुप्रीम कोर्ट है वो बताते रहेंगे कि ये है बेसिक स्ट्रक्चर। तो बेसिक स्ट्रक्चर के जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर्स की जो फिलोसफी सुप्रीम कोर्ट ने दी उसके बेसिस पे आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना होगा कि बेसिक स्ट्रक्चर मतलब, अब आप सोचेंगे कि सर बेसिक स्ट्रक्चर क्या बार बार बोल रहे हैं। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब हो गया कि जिसके बिना संविधान का वजूद ही ना हो, मतलब कि अगर आप सेपरेशन ऑफ पावर को हटा दें, जिससे स्टेट और सेंटर इन दोनों के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अगर आप इलेक्शन कमीशन को लेकर ही कुछ डाउटफुल मैटर्स को अगर आप टच करने की कोशिश करें, अगर आप यहाँ पर गवर्नर या फिर जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं उनको लेकर या इस तरीके से, मतलब हमेशा ध्यान रखना जो फेडरल स्ट्रक्चर हमारा है, ऑल्दो वी आर नॉट अ फेडरल कंट्री, लेकिन जो हमारा फेडरल स्टेटस है या जो स्ट्रक्चर है उसको लेकर आप कुछ भी अगर गलत अमेंडमेंट करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट आपको रोकने की कोशिश करेगा वहां पे। The term socialist in the preamble reflects Gandhian socialism. It ensures the state ownership of all means of production. अब ये ध्यान रखना होगा कि जो सोशलिस्ट है, जो समाजवादी रिफ्लेक्ट्स है गांधीन सोशलिज्म, ये मुझे लगता है थोड़ा सा डाउटेबल है। एक सेकेंड मुझे, मैं चेक करके बताता हूँ आपको। तो सॉरी, अभी हम इसमें देखते हैं सोशलिस्ट इन प्रियम्बल रिफ्लेक्ट गांधीन सोशलिज्म। नहीं, गांधीन सोशलिज्म जो था वो डिसेंट्रलाइजेशन पे बात करते थे, लेकिन यह जो सोशलिज्म है ये आपके लिबरल सोशलिज्म है। ठीक है, तो लिबरल सोशलिज्म और गांधीन सोशलिज्म में बिल्कुल डिफरेंस है।
इसमें क्या था गांधीयन की जो सोशलिज्म थी गांधी जी की, उसमें जब हम डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात करते हैं उसमें तरह तरह की चीज़ों की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको सोशलिज्म, तो पहला ऑप्शन असर्शन होगा, रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा, इट एंश्योर्स स्टेट ओनरशिप ऑफ ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ध्यान देना, ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं, बिल्कुल गलत बात है। हमारे लिए जो सोशलिज्म का मतलब होता है ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे कंट्रोल नहीं होता है। हम जो समझते हैं वो है मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करते हैं, मिक्स्ड नेचर की इकोनॉमी की बात करते हैं, तो हमारे लिए यह मामला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जो ऑप्शन होगा वो सी होगा, ए और आर दोनों ऑप्शन आपके रॉन्ग है। 24 क्या है, द प्रियम्बल बिगिंस विद द वर्ड्स वी द पीपल ऑफ इंडिया, इट इंडिकेट्स द अल्टीमेट सोवरेनिटी लाइज विद द पीपल। अल्टीमेट सोवरेनिटी मतलब कि जो संप्रभुता है वो कहाँ पर है, भारत के नागरिकों से मिल रही है, ये बिल्कुल ठीक बात है। तो जो हमारी पावर है, जो हमारी ताकत है वो कहाँ से आ रही है, भारत के नागरिकों से हमको ये ताकत मिल रही है, ठीक है। अल्टीमेट सोवरेनिटी, यहाँ पर अल्टीमेट वर्ड नेगेटिव वर्ड और पॉजिटिव वर्ड नहीं है, इसलिए आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए विल बी देयर। ठीक है, देखिए यहाँ से क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट एंड एनालिटिकल ट्रिकी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। ऑब्जेक्टिव आपको देखना होगा कि इंसिडेंट है, मतलब कि यहाँ पे हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग प्रियम्बल, इसके ऊपर का क्वेश्चन मिस हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्जेक्टिव्स enshrined in the preamble, justice, social, economical, political, liberty, thought of expression, faith, belief, equality, opportunity, fraternity, unity, unity and dignity। ये जो फोर्थ कॉलम है ये ठीक नहीं लग रहा हमें, तो क्या होना चाहिए, ऐसा ही लग रहा है, बताइए। फ्रेटर्निटी मतलब होता है यूनिटी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए और डिग्निटी, ये ठीक बात है। डिग्निटी मतलब देखिए भ्रातृत्व प्रेम कैसे होगा, अगर डिग्निटी की बात करते हैं तो आपको अपने जीवन जीने का अधिकार है, ठीक है। इक्वालिटी होनी चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए, जस्टिस भी होनी चाहिए ना, तो उस नजरिए से क्या होगा बताइए। मेरे हिसाब से तो चारों के चारों ऑप्शन ठीक हैं। अब मेरे सामने कोई आंसर की तो है नहीं कि जो मैं आपको एग्जैक्ट क्या है, मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से बता रहा हूँ, और सारी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें राइट ही हो रही, क्योंकि पिछली बार भी मैंने मॉक दिए थे तो सारे सही थे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे समझना होगा। एक ठीक है, आगे देखते हैं। Which of the following statements are correct regarding the preamble? It is justiciable in nature? Not at all. It is for the basic philosophy of consciousness? Yes. It can be one of radical. Yes, हो सकता है। तो ऑप्शन 1 इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन, तो जहाँ जहाँ पे ऑप्शन ए है आप इसको कट कर देंगे। इट कैन बी अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 3, ये बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन बी एंड सी ऑप्शन। The preamble is the key to the minds of the framers of the constitution. This view express किसने कहा था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है। क्या हो जा रहा है यार, ये मेरे को लगता है ना पीडीएफ में ही इसको करना पड़ेगा सेव। चलिए नेक्स्ट टाइम से पीडीएफ में लगाएंगे। सॉरी, मैच द कॉलम। सोरेंटी में क्या होगा, एक्सटर्नल और इंटरनल इंडिपेंडेंस, एलिमिनेशन ऑफ इनइक्वालिटी, ओके एक बार देखते हैं। सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन, ठीक है। रिपब्लिक मतलब इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट,
ऑल आर करेक्ट इज देयर। सोशलिस्ट का मतलब होता है एलिमिनेशन ऑफ इनइक्वालिटी। नहीं ना, कैसे करेंगे? इनइक्वालिटी को एलिमिनेट करने से क्या मामला होगा? असमानता को बाहर निकालना। एक सेकंड, एक सेकंड। सोरेंटी में एक्सटर्नल इंटरनल इंडिपेंडेंस, सोशल एलिमिनेशन ऑफ इक्वालिटी, ये भी सही है। सेकुलर में स्टेट सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन है, थोड़ा सा नहीं सही लग रहा है, क्योंकि सेपरेशन का सेंस तो हम नहीं यूज करते हैं, और रिपब्लिक का मतलब रहती है। यहाँ तक बिल्कुल ठीक लग रहा है मुझे। अगर मैं इन ऑप्शन को काट दूं, ऑप्शन 3 को, तो मेरे हिसाब से बाकी सब ऑप्शन सही हैं। तो वेयर इज 3? 1 और 2 3 इज इनकरेक्ट, 4 इज करेक्ट। यस, वेरी गुड, ये सही आंसर है। ऑप्शन बी इज देयर, वेरी गुड। कई बार क्या होता है बच्चों, ऑप्शन को देख के भी आप सही अंदाजा लगा सकते हैं ना। अंडरस्टैंड? ऑप्शन सी इज राइट, ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। बाकी तो ठीक है प्यारे दोस्तों, आपको अच्छा लगा होगा। अब वीडियो के अंत में मैं अपने बारे में थोड़ी सी बता दूं। मेरा नाम प्रतीक है, ठीक है। मैं एक टीचर हूँ स्कूल का नाम अभी रिवील नहीं कर सकता, और वहाँ पे मैं टिम्बर मार्केट में रहता हूँ, रायपुर में, ठीक है। टिम्बर मार्केट में हमारी कोचिंग है जिसका नाम है PI अकेडमी। आप आराम से सर्च करके आइए, आप गूगल पे भी जाएंगे, और अगर आप PI अकेडमी डालते हैं तो वहाँ पर भी डेटा वहाँ पर दिख जाएगा। दूसरी चीज़ क्या आप समझना होगा कि हम जो है बच्चों को पढ़ाते हैं, स्पेशली अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे हैं, और आप चाहते हैं पढ़ना, तो आपको करना क्या होगा? आपको 9243699628 इस पे आपको व्हाट्सएप पर करके आपको डिटेल करके हाई करके सेंड करना होगा। बाकी डिटेल हम आपको सेंड कर देंगे, व्हाट्सएप करिएगा। कॉल फिलहाल अभी बंद होगा, तो क्योंकि सिम जो है कहीं और पे है, किसी दूसरी जगह पे रखी हुई है। बट अभी मैं छुट्टी पे हूँ, तो मैं घर आया हूँ। अगर रहता तो मैं वहाँ पर कॉल रिसीव कर लेता, लेकिन शायद स्विच ऑफ आएगा। लेकिन व्हाट्सएप इज़ ऑन, आप व्हाट्सएप करें 9243699628, ये हमारे कोचिंग का ऑफिशियल नंबर है। और इस तरीके से आप इस पर व्हाट्सएप करें और आराम से अपनी बात इंक्वायरी करें। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं किस चीज़ों को आपको पढ़ा सकता हूँ, तो पहली बात है कि जो हमारी कोचिंग की जो टाइमिंग है वो 3 बजे से लेकर हम लोग जो प्राइमरली जो हम पढ़ाते हैं वो मंडे से फ्राइडे तक हम कोचिंग देते हैं। सैटरडे और संडे के लिए हम आपको ऑनलाइन पढ़ाते हैं। मतलब आपको कब आपकी कोई क्लासेस हो जाएंगे या कोई ऐसे दे देंगे, या कुछ आपको रिवीजन क्लासेस आपको हम वीडियोस प्रोवाइड कराते हैं यूट्यूब पे। बाकी फॉर्मली हम जो है मंडे से फ्राइडे तक आपको पढ़ाते हैं। अगर आप एक ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे हैं, मतलब जैसे आप कुछ लोग होते हैं, सर हमको ह्यूमैनिटीज़ पढ़ना है, ह्यूमैनिटीज़ में हमको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे हैं, ठीक है, नो मैटर्स विच बोर्ड्स यू हैव, अगर आप एक ICSE के बच्चे हैं, अगर आप CBSE के बच्चे हैं, ठीक है, या फिर अगर आप छत्तीसगढ़ बोर्ड के ही क्यों ना हो, तो अगर आप एक ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे हैं जिसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, तो उसकी पढ़ाई हम आपको कराएंगे। दूसरी चीज़, अगर आप मान लेते हैं कि कुछ लोग कहते हैं सर हमको कॉमर्स भी पढ़ना है, ठीक है, कॉमर्स में क्या क्या आता है बताएंगे आप? कॉमर्स में अकाउंट्स है, इकोनॉमिक्स है, और क्या क्या है? कॉमर्स में क्या क्या है आपको पता है? कॉमर्स में क्या क्या है? एक तो आपका 12th इकोनॉमिक्स, 11th 12th की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आपके पास में इकोनॉमिक्स है, ठीक है, और इकोनॉमिक्स है, उसके बाद में अकाउंट्स है, और फिर BST या फिर जनरल स्टडीज़ या फिर कॉमर्स कह लीजिए। तो इस तरीके से यहाँ पर जनरल बिजनेस स्टडीज़ बोल सकते हैं उसको। तो यहाँ पर आपको तीनों सब्जेक्ट्स की पढ़ाई मिलेगी। और मेरा जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो कुछ समय तक कॉमर्स रहा, इसीलिए मैं कॉमर्स की भी पढ़ाई कराता हूँ, और बाकी ह्यूमैनिटीज़ हो गया तो मैं ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों को तो मैं खुद पढ़ाता हूँ। तो इस तरीके से अगर आप क्लास 8 तक के बच्चे हैं या क्लास 10 तक के बच्चे हैं और आप ऑल सब्जेक्ट पढ़ना चाहें, जैसे हिंदी हो गया, कुछ लोगों को डाउट होता है संस्कृत में, जैसे हमको संस्कृत नहीं आती, तो ये सब लोग हैं। और स्पेशली मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप देवेंद्र नगर के इलाके में रहते हैं, ठीक है, अगर आप देवेंद्र नगर रहते हैं या फिर अगर आप फाफाडी रहते हैं, एक सेकेंड, अगर आप देवेंद्र नगर के इलाके में रहते हैं या फिर फाफाडी में रहते हैं या फिर टिम्बर मार्केट में रहते हैं, ठीक है, या फिर मंडी गेट रहते हैं आप, पंडरी में मंडी गेट,
ठीक है। या फिर अगर आप लोधीपारा चौक के आसपास रहते हैं, या फिर आप जो मोआ बस्ती है, मतलब मोआ में या रहते हैं, दलदल सिंगल रोड पे रहते हैं, तो इस सभी जगहों से आपको रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस करके आना पड़ेगा। तो यहाँ सबसे सबसे आपके पास नियरेस्ट लोकेशन है हमारी कोचिंग। आप आएँ, विजिट करें। विजिट करने के पहले आपको करना वही है 9243699628, ये हमारी कोचिंग का नंबर है। आप इस पे एक बार व्हाट्सअप करें, अपना नाम बताएं, किस टाइम पे आना चाहते हैं वो बताएं, ताकि हम उस टाइम पे अवेलेबल रहें। कई बार क्या होता है कि हम होम ट्यूशंस भी अवेलेबल है, हमारे पास बहुत सारे टीचर्स हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग ग्रुप्स में हम होम ट्यूशंस भी प्रोवाइड कराते हैं। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि आपको ट्यूशन की नीड होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर हो रही है तो अच्छे टीचर से पढ़ें, अच्छी जगह से पढ़ें, शायद आपको फ़ायदा होगा। बाकी हम डेमो भी फ्री देते हैं, तो जितने दिन का डेमो, मतलब कुछ पेरेंट्स होते हैं, बोलते हैं सर हम एक बार 2-3 दिन का डेमो चाहते हैं, हम एक बार पता तो चले बच्चे को आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आपके लिए डेमो भी इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, अपना ध्यान रखें, मैं अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ये जरूर से वीडियो आप शेयर करें, पूरा का पूरा देखें, क्योंकि इससे क्या होता है, वॉच टाइम हमारी थोड़ी सी बढ़ती है, तो हमारे लिए थोड़ा सा फायदा होगा। और जरूर से लाइक करें, लाइक करना बहुत जरूरी है, और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करें। कमेंट अच्छे हों बुरे हों वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर पसंद आया हो तो जरूर से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और लोगों तक एटलीस्ट शेयर भी करें इसे। थैंक यू।